Hello everyone, so today it is 5th February and 2024. We are going to solve some PYQs of biomolecules chapter. तो ये हमारे पास केमिस्ट्री क्लास 12th में भी चैप्टर है और बायोलॉजी में भी सेम बायोमोलिकुल्स चैप्टर है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर. तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें जो भी चार यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किसके पास मतलब कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कंटेन करता है और कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड. तो हमें ये बताना है इनके स्ट्रक्चर में. तो सबसे पहले मैं आपको बायोमोलिकुल्स चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक्स ये बता देती हूँ कि ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि कुछ समझाया जाए पहले ही ऐसा कुछ है. मतलब कि आपको थोड़ा सा जो है रिलेट करके चैप्टर समझना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेंगी ज़्यादातर चीज़ें. सेम चैप्टर हमारे केमिस्ट्री में है बायोमोलिक्यूल्स. इतना मुश्किल भी नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ा भी चैप्टर नहीं है. बस थोड़ा सा एक बार ध्यान से 1-2 बार रीडिंग लेने की आवश्यकता है. तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सी. इनुलिन और इंसुलिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. मैं आपको वर्बली बोल के बता देती हूँ, ध्यान से सुनना. इनुलिन की जब मैं बात करती हूँ तो इनुलिन क्या होता है? एक मिक्सचर होता है लीनियर फ्रक्टोज पॉलीमर्स का. ठीक है, किसका? लीनियर फ्रक्टोज पॉलीमर्स का. ये क्या होता है? मिक्सचर होता है विद डिफरेंट चेन लेंथ. उनकी चेन लेंथ जो होती है वो डिफर कर सकती है, लेकिन क्या होता है? फ्रक्टोज पॉलीमर्स ही होते हैं. और एक होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एट ईच C2 एंड. हर एक कार्बन सेकंड के एंड में एक तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा और बाकी क्या होंगे? लीनियर फ्रक्टोज के पॉलीमर्स होते हैं. एडजेसेंट फ्रक्टोज यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, वो किसके द्वारा लिंक्ड होते हैं? ग्लाइकोसाइडिक. याद रखेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की जब भी बात होती है तो वो फ्रक्टोज की यूनिट्स के लिए होगी. इनुलिन जो है दैट इज यूज्ड फॉर मेडिसिन. मेडिसिन में भी इनुलिन का यूज किया जाता है. इज कॉमनली ऑब्टेन्ड बाय सोकिंग कोकरी रूट्स इन हॉट वाटर. कि कोकरी रूट्स जो होती हैं ये एक जो है मेडिसिनल प्लांट होता है ये. इसकी जो रूट्स है उसको गर्म पानी में उबाल दिया जाता है तो वो क्या कर देती है उसकी मतलब सोक्ड आउट हो जाती है हॉट वाटर में. उसकी रूट्स के जितने भी मिनरल्स जो भी उसकी एक्सट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं तो उससे जो है इनुलिन एक्सट्रैक्ट होता है और वो एज अ मेडिसिन जो है यूज़ किया जाता है फिर इनुलिन. ये फ़र्क है. अभी आपने मोस्ट ऑफ बच्चों ने अभी शायद इनुलिन के बारे में पहले ना सुना हो, वो ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे गलत दे दिया. इनुलिन नहीं है, इंसुलिन ही होना था. इंसुलिन अलग चीज़ है, इनुलिन अलग है. जो इनुलिन मैंने अभी आपको बता दिया है. अब मैं आपको इंसुलिन के बारे में बता रही हूँ. ये एक प्रोटीन. इंसुलिन के बारे में तो वैसे भी मोस्ट ऑफ द को पता भी होगा. इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है और ये एज अ हार्मोन एक्ट करता है जो कि किसके द्वारा सिक्रेट होता है? जो पेनक्रियाज होता है हमारी बॉडी में, उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं उससे सिक्रेट होता है. कौन? इंसुलिन. हार्मोन्स वाला चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में, हालांकि हम कवर कर चुके हैं, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था. एडजेसेंट अमाइनो एसिड जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं एक दूसरे से. इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ एक्स्ट्रा. इंसुलिन जो है पहला प्रोटीन था जो कि सीक्वेंस मतलब किसके द्वारा सीक्वेंस किया गया था? फ्राइडरिक सेंगर के द्वारा. ठीक है. ही वॉज अवॉर्डेड द 1958 नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री. उनको 1958 में नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री से नवाजा गया था. इनुलिन की अगर मैं बात करूँ, कॉमनली यूज किया जाता है बाय माउथ फॉर हाई ब्लड फैट्स including cholesterol, triglycerides and is also used for weight loss, constipation, diarrhea, diabetes. ये सब इनुलिन के जो है इनुलिन किस कंडीशन में यूज किया जाता है वो कंडीशंस यहाँ पे बता रखी हैं. Let's move to second question. The two functional groups are characteristics of sugar are. दो functional groups जो कि शुगर के characteristics है वो यहाँ पे हमें बतानी है. तो कौन से होंगे? हाइड्रोक्साइल मिथाइल नहीं, कार्बोनाइल मिथाइल बिल्कुल नहीं, कार्बोनाइल हाइड्रोक्साइल ये बिल्कुल ठीक है. तो देखो कैसे है ये करेक्ट ऑप्शन. अब ये भी मैं आपको जो है थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ. शुगर एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ये तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल बेसिक बात. शुगर एक कार्बोहाइड्रेट होता है. ये क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं और इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं मतलब कि और देयर डेरिवेटिव्स या तो एल्डिहाइड या कीटोन के डेरिवेटिव हो सकते हैं या फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन खुद भी हो सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि दिन के पास एक तो कार्बोनाइल और एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा इनके स्ट्रक्चर में. ये चीज़ आपको याद रखनी है. बाकी जो है जैसे कार्बोनाइल, हाइड्रोक्सिल, कीटोन, एल्डिहाइड ये हमारे पास आगे ऑर्गेनिक के चैप्टर जब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में तो वहाँ अच्छे से समझते हैं.
बायोलॉजी में जब हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो आपको प्रॉपर केमिस्ट्री में जाने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि थोड़ा सा ही फर्क है। अगर मैं कहूँ कि केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल और बायोलॉजी के बायोमोलिक्यूल में बहुत माइनर ही फर्क है। वैसे वाइटामिन प्रोटीन वगैरह चीज़ें इसमें भी सेम है, उसमें भी वही चीज़ें हैं लगभग। तो जो है आप इस चैप्टर की एक गो थ्रू 3-4 बार रीडिंग ले लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं अगेन एंड अगेन ये बात कह रही हूँ, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम में ना भी आए। अबाउट 98% ऑफ मास, जो 98% ऑफ मास होता है एवरीथिंग, हर एक मतलब कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो 6 एलिमेंट से मिलकर बना है। जो मतलब कि 4 यहाँ पे हमें दे रखे हैं। कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 2 एलिमेंट और पूछे गए हैं, कौन से होंगे वो 2 एलिमेंट? तो 2 एलिमेंट कौन से होते हैं? कैल्शियम एंड फोस्फोरस। कैल्शियम के और फोस्फोरस के बारे में क्या मुझे बताने की जरूरत है? जितनी भी हड्डियां आपके शरीर में होते हैं, आपके दांत होते हैं, ये सब किससे बने होते हैं? ये कैल्शियम से ही तो बने होते हैं। कैल्शियम और फोस्फोरस का ही तो रोल होता है। तो ऑब्वियसली आपका शरीर जो है एक हड्डियों का फ्रेमवर्क है। तो कौन सा एलिमेंट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द यूज होगा? कैल्शियम और फोस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एंजाइम्स, वाइटामिन एंड हार्मोन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ सिंगल कैटेगरी। जितने भी एंजाइम्स, वाइटामिन और हार्मोन्स होते हैं उनको हम सिंगल कैटेगरी जो होती है बायोलॉजिकल केमिकल्स की उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। बिकॉज ऑल ऑफ दीज, तो ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इसमें पूछी गई है, तीनों में ऐसी कौन सी सिमिलरिटी है जिसकी वजह से इन तीनों को हम एक सिंगल कैटेगरी जो होती है बायोलॉजिकल केमिकल्स की उसमें कंसिस्ट कर सकते हैं। हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। आर एक्सक्लूसिव इन द बॉडी ऑफ, गलत है। ये क्या? सिंथेसाइज तो प्रोटीन वगैरह भी हो सकते हैं बॉडी में, तो ये कोई पॉइंट ही नहीं हुआ। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड नहीं है। इनहेंस ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म का क्या काम है? तो ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में तीनों मदद करते हैं। अब थोड़ा सा समझो इसके बारे में। जो मेजर लाइफ प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? एंजाइम्स के द्वारा। ऑब्वियसली हमारी बॉडी में इतनी सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, राइट। तो एज दे इनहेंस था, क्योंकि ये क्या करती हैं, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, उसको इनहेंस करती है, उसके रेट को बढ़ाती या घटाने का काम किसका होता है? एंजाइम्स का होता है। वाइटामिन की बात करूँ तो ये एक लिमिटेड अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, किस रेगुलेशन के लिए? मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए, विटामिन की। उसके बाद हार्मोन्स की अगर बात करी जाए तो ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो सर्टेन ऑर्गन्स जो है स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में हार्मोन्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब आप जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है खुद भी, कि ये ग्रोथ का हार्मोन हो गया, ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन होता है, इतने सारे हार्मोन हम पढ़ के आए हैं, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन, सुप्रीसिन, वेसोप्रीसिन, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि हम अपना उसमें हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ते भी हैं। सेक्स हार्मोन्स होते हैं बहुत सारे अपने, ये इमरजेंसी हार्मोन हो गए, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन वगैरह। उसके बाद ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होता है, कोर्टिसोल होता है, सेवरल हार्मोन्स, ठीक है, उसकी बात यहाँ पे हम नहीं करने वाले। ये कैसे एक्ट करते हैं फिजियोलॉजिकली? मतलब कि देखो, ऐसा होता है हार्मोन्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो जहाँ पे जिस साइट पे इनका जो है एक्शन पोटेंशियल होता है ना, उससे दूर होते हैं ये। बेसिकली ब्लड की मदद से ये अपने साइट तक पहुंचते हैं, ठीक है, तब जाके वहाँ पे ये अपना रिसेप्टर वगैरह से बाइंडिंग करके रिएक्शन शो करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है अर्थ पे, आर प्रोड्यूस्ड बाय। एक तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये एक अच्छा पॉइंट आपको याद रखने को मिल गया, इस पॉइंट को आप नोट कर ले। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है अर्थ पे, आर प्रोड्यूस्ड बाय। किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट? करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, कुछ बैक्टीरिया, एल्गी और ग्रीन प्लांट सेल्स की मदद से। अब देखो, बैक्टीरिया में अगर मैं बात करूं सच एज रोडोस्यूडोमोनास। रोडोस्यूडोमोनास जो है एक ऐसा बैक्टीरिया है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। एल्गी और ग्रीन प्लांट सेल जो है कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक प्रकार की शुगर है, जो मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ इज। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थ पे कौन सा है? डिफरेंस समझना। कभी आप यहाँ पे सोचो कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पीछे कार्बोहाइड्रेट मैंने बोल दिया अबंडेंट है, और यहाँ पे तो ऑप्शन में तो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। तो मैं आपको इसी वजह से कहती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पीछे क्वेश्चन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल, ये एक बायोमोलिक्यूल है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है अर्थ पे, राइट। डिफरेंस है, वो बायोमोलिक्यूल है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है।
तो कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन है सेल्यूलोज। याद रखेंगे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। पॉलीसैकेराइड और बायोपॉलीमर की अगर मैं बात करूं तो ये अर्थ पे पाया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है ना प्लांट सेल की, तो ऑब्वियसली प्लांट बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की है, तो मतलब कि अल्टीमेटली जो अबंडेंसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसकी ज्यादा होगी? सेल्यूलोज की ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट डाइवर्स मैक्रो मोलिक्यूल्स। जो मतलब कि माइक्रो और मैक्रो दो प्रकार के मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, डाइवर्स यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ, जिसकी विभिन्नता ज़्यादा है। मोस्ट डाइवर्स मैक्रो मोलिक्यूल जो होता है वो फाउंड इन सेल, वो सेल में पाया जाता है फिजिकली और केमिकली दोनों तरीके से। कौन सा है? चार ऑप्शन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड या लिपिड्स। कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं अमाइनो एसिड के। ये सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड होते हैं जो कि अरेंज होते हैं एक डिफरेंट ऑर्डर में एक पॉलीपेप्टाइड चेन में। क्या बनाने के लिए? एक वाइड एरे ऑफ प्रोटीन्स को बनाने के लिए। अब थोड़ा सा जब इसका जिक्र आ गया तो मैं आपको बायोमोलिक्यूल मतलब कि यहाँ पे क्या है हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल, तो मैं यहाँ पे आपको माइक्रो और मैक्रो में थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास आगे आपको देखने को मिल सकता है इसके ऊपर फिर से क्वेश्चन। माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल, कंफ्यूज नहीं रहना इन टर्म्स में। माइक्रो की बात करूं तो इनके साइज में अगर मैं बात करूं तो इनका 18 से लेकर 800 डेल्टन तक का साइज होता है। मैक्रो में अगर मैं बात करूं तो ग्रेटर देन 1000 डेल्टन इनका साइज होता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली आप समझ सकते हो अब इसमें क्या होगा। एग्जाम्पल याद रखोगे, माइक्रो में कौन से अमाइनो एसिड माइक्रो में आते हैं, न्यूक्लियोटाइड उसमें माइक्रो में आएंगे, मोनोसैकेराइड्स उसमें आएंगे और लिपिड्स। मोनोसैकेराइड में क्या क्या होता है? ग्लूकोस आता है, फ्रक्टोस आता है, गैलेक्टोस आता है। एग्जाम्पल बताए हैं मैंने माइक्रोमोलिक्यूल के। मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जाम्पल सुनो, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आता है? डीएनए और आरएनए आ जाते हैं हमारे। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये इसमें आता है हमारा मैक्रोमोलिक्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करेंगे 8th क्वेश्चन की। 4 एलिमेंट्स मेकिंग 99% ऑफ लिविंग सिस्टम आर। 4 एलिमेंट, जैसे पीछे हमारे से 6 एलिमेंट पूछा गया था, कैल्शियम और वो फॉस्फेरस, हमने करेक्ट ऑप्शन फिर वहां पे टिक किया था। यहाँ पे हमसे 4 एलिमेंट पूछे गए हैं जो कि लिविंग सिस्टम का 99% बनाते हैं। ये बताना है कौन सा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। याद रखेंगे क्वेश्चन में भी था ये हमारे वहां पे। कैल्शियम सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। किसी ट्रिक से याद कौन से याद रख लो, कौन, CHON, कौन। ठीक है, कौन, ऐसे भी तो इसको बोल सकते हैं हम, कौन। इस ट्रिक से मतलब इस कौन से आप इसको याद रख सकते हो। लिविंग सिस्टम कंटेन करते हैं 60 to 75% वाटर। वाटर जो है ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, मतलब कितने परसेंटेज में? 65 to 70, राइट। बताने की की तो आवश्यकता नहीं होगी मेरे ख्याल से वाटर वाले में, खैर फिर भी बता देती हूँ। वाटर एक मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है इन मेजोरिटी, मतलब कि जितनी भी मेजोरिटी ऑफ सेल्स होती है उसमें मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड कौन सा है? वाटर होता है। अबाउट 65 to 70% जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो क्या होती है? वाटर की बनी होती है। मेजर पोर्शन जो होता है वाटर का ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है इन द सेल्स आर इंट्रासेलुलर वाटर। इंट्रासेलुलर क्या होता है? विद इन सेल, सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड के रिगार्डिंग क्वेश्चन। रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज टू कंफर्म द स्ट्रक्चर। रामाचंद्रन प्लॉट जो है किसके स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोटीन्स। ऐसे याद रखेंगे, ये कुछ जो है क्वेश्चंस आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। रामाचंद्रन प्लॉट जो है एक वे है क्या विजुलाइज करने के लिए? एनर्जेटिकली अलाउड रीजंस फॉर बैकबोन डायहेड्रल एंगल्स अगेंस्ट अमाइनो एसिड रेसिड्यूज टू प्रोटीन स्ट्रक्चर। मतलब कि अमाइनो एसिड के जो रेसिड्यूज बनते हैं उनसे जो अमाइनो एसिड से प्रोटीन की चेन बनती है, तो उसकी स्टडी के लिए होता है। इट इज़ यूज टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कंफर्मेशन करने के लिए कि अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन में प्रेजेंट है या नहीं है, और दोनों के क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन और एटम के बीच में क्या क्लोज कॉन्टैक्ट है उसका पता लगाने के लिए। अब रामाचंद्रन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। रामाचंद्रन एक इंडियन फिजिसिस्ट थे जिनको मतलब कि जो अपने काम के लिए जाने जाते थे। लेड टू इस क्रिएशन ऑफ
द रामाचंद्रन, और उन्होंने अपने रामाचंद्रन प्रोट की क्रिएशन को लेड किया किसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए? पेप्टाइड स्ट्रक्चर। पेप्टाइड स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोटीन के जो बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन की बॉन्डिंग, उससे वो उसको बोलते हैं पेप्टाइड स्ट्रक्चर, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से बनते हैं बेसिकली वे। ही वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज अ ट्रिपल हेलिकल मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन जो होता है उसका एक ट्रिपल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर इन्होंने दिया, यानी कि 3D व्यू आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टू, दो पॉलीपेप्टाइड जो ह्यूमन इंसुलिन की, तो किस बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं? याद रखेंगे, डाइसल्फाइड ब्रिज। दो पॉलीपेप्टाइड ह्यूमन इंसुलिन की डाइसल्फाइड ब्रिज। अब ध्यान से सुनो, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कंसिस्ट करता है कितने? दो पॉलीपेप्टाइड चेन। कितनी? दो पॉलीपेप्टाइड चेन को ये कंसिस्ट करता है। ईच चेन इज कंपो, हर एक चेन जो है वो स्पेसिफाइड सीक्वेंस जो होती है अमाइनो एसिड रेसिड्यूज की, उससे बनी होती है, और एक पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होती है, पेप्टाइड बॉन्ड से। ह्यूमंस में चेन ए के पास 21 अमाइनो एसिड होते हैं और चेन बी के पास 30 होते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो हैं उसकी वजह से दोनों चेन जो है डाइसल्फाइड ब्रिज से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। कुछ ऐसे होता है, ये होती है चेन ए, ये होती है चेन बी, ये होती है चेन सी। जब अब ये इनएक्टिव मतलब कि ये क्या बोलते हैं इसको, इंसुलिन जो है एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है पहले, ठीक है, बाद में ये एक्टिव फॉर्म में जब होता है तो ये जो चेन होती है ये यहाँ पे अलग हो जाती है, यानी कि ये सी वाली चेन अलग हो जाएगी बिल्कुल, ये ए और बी यहाँ पे रह जाती है। इंसुलिन के एक्सट्रैक्शन में ये प्रोसेस काम आता है। जब बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं ना, वहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को। अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस। अमाइनो एसिड जो ट्रिप्टोफैन है वो वो प्रीकर्सर है किसके सिंथेसिस का, यानी कि किसके सिंथेसिस से पहले अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन आता है, ये बताना है। मेलेटोनिन सेरोटोनिन, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट दे रखा है। देखो, ट्रिप्टोफैन एक प्रीकर्सर होता है न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और मेलेटोनिन का, ठीक है। ये क्या होते हैं? दोनों सेरोटोनिन और मेलेटोनिन दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। थायरोक्सिन की मैं बात करूँ, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? जो थायरॉइड ग्लैंड होता है, जो कि हम हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इट इज प्रोड्यूस, ये एज अ प्रीकर्सर प्रोड्यूस होता है, प्रीकर्सर थायरोग्लोबुलिन। एस्ट्रोजन की बात करूँ तो ये जो है बायोसिंथेसाइज, ये प्रोजेस्ट्रोन से सिंथेसाइज होता है, दो स्टेप, मतलब कि दो स्टेप में होता है बेसिकली, कोलेस्ट्रॉल से, राइट। कोर्टिसोन की बात करिए, वन ऑफ द सेवरल एंड प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या होता है? स्टीरिडियोजेनेसिस। ये सारे मैं आपको बता रही हूँ, जो ऑप्शन में दे रखे हैं ये मैं आपको समझा रही हूँ। स्टीरिडियोजेनेसिस को हम बोलते हैं। कोर्टिसोल की बात करूँ तो ये एड्रेनल कोर्टेक्स जो होता है किडनी का, उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज के लेवल को बेसिकली बॉडी में बैलेंस करता है ये। फिगर शोज अ हाइपोथेटिकल टेट्रापेप्टाइड पोर्शन ऑफ अ प्रोटीन विद पार्ट्स लेबल्ड ए टू डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ये फिगर हमें एक हाइपोथेटिकल टेट्रापेप्टाइड पोर्शन जो है प्रोटीन का यहाँ पे दिखा रही है, विद पार्ट्स लेबल ए टू डी, यहाँ पे पार्ट लेबल्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है ये बताना है। ए इज द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ए क्या है? ए इज द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड मिथियोनाइन, गलत है। एनसीईआरटी के बुक में आपके दे रखे हैं कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वहाँ पे आपके एनसीईआरटी में 7-8 ऐसे स्पेसिफिक जो है डायग्राम दे रखे हैं, जैसे ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज का, और जो है सुक्रोज वगैरह का, तो वो सारे स्ट्रक्चर आप वहाँ से एक बार देख लें अच्छे से। डी इज द एसिडिक अमाइनो एसिड ग्लूटेमिक, बिल्कुल ठीक है, ये जो है एसिडिक अमाइनो ग्लूटेमिक ये है हमारे पास। सी इज एन अरोमेटिक, सी अरोमेटिक अमाइनो एसिड कहाँ से हो गया? नहीं। ए इज द सी टर्मिनल अमाइनो एसिड, डी इज द एन टर्मिनल, गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। ग्लूटेमिक एसिड की मैं बात करूं और साथ में एस्पर्टिक एसिड की जब मैं बात करती हूँ, ये क्या होते हैं? दोनों ही एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं। क्या 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 बोला है मैंने? ग्लूटेमिक और एस्पर्टिक एसिड दोनों ही कैसे होते हैं? एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं विद 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इनके 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और 1 अमाइनो ग्रुप होता है। ये याद रखेंगे आप, क्या बोला है मैंने? ग्लूटेमिक एसिड
एंड 1 अमाइनो ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। कौन सा जो है, अब यहाँ पे अबंडेंसी के रिगार्डिंग तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बताना है एनिमल वर्ल्ड में कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन है कोलेजन। एनिमल वर्ल्ड की जब बात करेंगे, अब कोलेजन क्यों है सुनो ध्यान से। कोलेजन एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। रूबिस्को की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखोगे, यानी कि राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज जो ये रूबिस्को होता है, इज नॉट ओनली द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट्स। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मोस्ट अबंडेंट नहीं होता, होल बायोस्फीयर में। जब आपसे पूछा जाए होल बायोस्फीयर में, तो वहां पे कौन सा होता है, रूबिस्को। तो रूबिस्को इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी याद रखें। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आप 15th क्वेश्चन, which one out of a to d given below correctly represent the स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कौन सा ठीक है ऑफ द बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड का करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ठीक है। D1 इज द करेक्ट। इसलिए मैंने बोला था एनसीईआरटी की बुक से आप एक बार ये फिगर वगैरह देख ले हमेशा। इसके मतलब इस चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके रिगार्डिंग। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका है, बेसिक अमाइनो एसिड लाइसीन का। लाइसीन क्या होती है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझो। ये अल्फा अमाइनो एसिड होता है दैट इज यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस। किसके बायोसिंथेसिस में यूज होता है, प्रोटीन्स के। दैट इज यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये कंटेन करता है एक अमाइनो एसिड, एक अमाइनो ग्रुप को और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। अमाइनो ग्रुप और एक हो गया यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। सो and a single chain lysine, classifying it as a basic charge aliphatic amino acid. It is encoded by codons A। मतलब ये कोडोन होते हैं, तो हम अपना मोलिकुलर वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। लाइसिन एक अमाइनो एसिड होता है, यानी कि इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन भी बोल सकते हैं। पीपल इसका यूज करते हैं मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए। लाइसिन इज यूज फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग कोल्ड सोर्स। यानी कि कोल्ड सोर क्या होता है, जो वायरस या फिर हर्पीज सिंप्लेक्स लेबिलिस वायरस की वजह से आपको कोल्ड मतलब कॉमन कोल्ड वगैरह की कंडीशन हो जाती है ना, उस कंडीशन में आपका क्या होता है, कोल्ड सोर्स यानी कि थ्रोट सोर्स या ये गले में वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हिचकिचाहट या मतलब जो भी रहता है वो, हिचकिचाहट नहीं होती सॉरी, गले में खिचखिच वो जो होता है ना, तो उस कंडीशन में जो है उसके क्योर में लाइसिन का यूज किया जाता है, काइंड ऑफ समथिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज करेक्टली कैटेगराइज्ड। यहाँ पे बताना है करेक्टली कैटेगराइज कौन सा है। लेसिथिन एक फोस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड है जो कि सेल में, बिल्कुल ठीक है, लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। पाल्मिटिक अनसैचुरेटेड, गलत है, सैचुरेटेड फैटिरिक। एडिनाइलिक एडिनोसाइन विद ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो ए करेक्ट है। पैल्मेटिक एसिड की सबसे पहले मैं बात करती हूँ। पैल्मेटिक जो गलत हमारे पास यहाँ पे, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सैचुरेटेड, बोला था ना क्या, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो कि एनिमल और प्लांट्स दोनों में पाया जाता है। इसके पास 16, 18 नहीं 16 कार्बन के एटम होते हैं, जो कि इंक्लूड करता है कार्बोक्साइल कार्बन को। एडिनाइलिक एसिड की बात करूँ तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है जो कंसिस्ट करता है एडिनाइन को। ये एडिनाइन राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज को कंसिस्ट करता है, और साथ में एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए और आरएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, लेसिथिन की बात कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH के साथ, हैविंग अमाइनो ग्रुप, जिनके पास अमाइनो ग्रुप होता है एक, ठीक है। NH2 आपको पता ही होगा अमाइनो ग्रुप होता है। जनरली ये कार्बन से या कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उससे अटैच होते हैं। कार्बन ऑल्सो बियर्स अ वेरिएबल एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक में हम समझेंगे इनको, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल इसका मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। इनमें से कौन सा जो है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, ये बताना है। सिंपलेस्ट की जब बात करेंगे, याद रखो आप इसको, जैसे हमने अबंडेंसी वाले क्वेश्चन को याद रखा था, इसको याद रखो ऐसे। ग्लाइसिन जो है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। जनरल स्ट्रक्चर जो होता है अमाइनो एसिड का वो क्या होता है,
वेयर आर इज एन, जहाँ पे अगर मैं इस आर की बात करूँ, यहाँ पे कोई भी एल्काइल या फिर अराइल ग्रुप आ सकता है। ये मैंने आपको इसका किसका ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। ग्लाइसिन में आर क्या है, एक हाइड्रोजन एटम होता है, देयरफॉर ग्लाइसिन क्या है, एक सिंपलेस्ट, और ग्लाइसिन में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है इस आर के प्लेस पे। इस वजह से हम इसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ पे अब मैं एलेनिन, एस्परगाइन और टायरोसिन, इन तीनों का भी एक बार बना के दिखा देती हूँ। एनसीईआरटी की बुक में आपके दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं तो एक बार बना के जो है देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्लाइसिन का मैंने बना दिया था, हाइड्रोजन आएगा इस वजह से सिंपलेस्ट एलिनाइन के देख लो। NH3 कार्बन, ये तो होता ही एज इट इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा CH3, इसके प्लेस पे CH3 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं टायरोसाइन की बात करूँ, टायरोसिन में क्या होगा, ये CH2, यहाँ पे कार्बन, एक NH2, यहाँ पे ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन और COOH, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, टायरोसिन हो गया। राइट। तीसरा मैं बात करूंगी एस्परगाइन की, कॉम्प्लेक्स इसका भी है, C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन, NH2 CH2 C NH2 H COOH, ये हो गया एस्परगाइन का। तो ये होता है बेसिकली इन सारों का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बना के दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कोलेजन क्या होता है ये पूछा गया। कोलेजन इज फाइब्रस प्रोटीन, पता होगा आपको कोलेजन क्या है, एक मेजर फाइब्रस प्रोटीन होता है। किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यूज का, जो एज वाइट फाइबर प्रोड्यूस होता है फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर नोन एज, वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को एज प्रोस्थेटिक ग्रुप कंटेन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले प्रोस्थेटिक का मतलब पता होना चाहिए, मतलब कि एक जो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो समझो अब मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। पॉलीपेप्टाइड्स के अलावा अगर हम पॉलीपेप्टाइड्स के बिसाइड्स बात करें, तो जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं वो एडिशनल ग्रुप मेटल्स और आयन को पोजेस करते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, प्रोटीन होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड से एसोसिएटेड होते हैं। लाइपोप्रोटीन की बात करूँ, ये वो प्रोटीन होते हैं जो लिपिड से एसोसिएटेड होते हैं। क्रोमोप्रोटीन्स की बात करूँ, ये वो प्रोटीन होते हैं जो पिगमेंट्स, क्रोमेटोफोर्स आपने सुना भी होगा, क्रोमेटोफोर्स पिगमेंटेशन को डिनोट करते हैं ये वर्ड हम। क्रोमोप्रोटीन्स की बात करूँ, ये वो प्रोटीन होते हैं जो पिगमेंट से एसोसिएटेड होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन की बात करूँ, ये वो प्रोटीन होते हैं जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स शुगर के रेसिड्यू जो होते हैं एट देयर एंड टर्मिनल, उनको कंसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज एन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड दो प्रकार के होते हैं ये, और मैं इसकी एक पूरी लिस्ट इसेंशियल और नॉन इसेंशियल की आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, उसको याद रखोगे, वहां से एग्जांपल्स मतलब कि जो इनके होते हैं ना कि ये इसेंशियल ये नॉन इसेंशियल, ये चीज़ें ज़्यादातर अधिकतर पूछी जाती है। तो सबसे पहले समझो कि व्हाट इज एन इसेंशियल अमाइनो एसिड होते क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर बात की बात तो देखो आपको याद करनी है, वो चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सा इसेंशियल कौन कौन सा नॉन इसेंशियल। किसी ट्रिक की मदद से किसी भी हिसाब से आप उसको याद रख सकते हो। इसेंशियल अमाइनो एसिड की जब मैं बात करती हूँ तो इसका क्या मतलब है, ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, ठीक है, जो खुद ब खुद सिंथेसाइज नहीं हो सकते, हमें इनका इनटेक करना पड़ता है। ये अमाइनो एसिड जो है हमारी डाइट में प्रेजेंट होने ही होने चाहिए। ये कौन से हो सकते हैं, वेलाइन, एग्जांपल दे देती हूँ, ल्यूसाइन, एनसीईआरटी की बुक में लिख रखे हैं, आइसोल्यूसाइन,
उसके बाद लाइसिन, मिथियोनाइन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनाइन, ये सब इसके एग्जांपल है। फिनाइल एलेनिन, ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका होगा इसेंशियल अमाइनो एसिड का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है दैट पोर्शन ऑफ एन इंटीग्रल प्रोटीन दैट इज बरीड इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इज, क्या पूछा गया है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसका, एक पोर्शन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन का जो कि लिपिड की बाइलेयर जो है, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड की बाइलेयर होती है उसके नीचे दबा हुआ है, कौन सा है वो, करेक्ट ऑप्शन है अल्फा हेलिक्स। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है ये डेवलपमेंट होता है एक नए स्टेरिक रिलेशनशिप की, किसके बीच में, अमाइनो एसिड के बीच में, किसकी फॉर्मेशन के द्वारा, इंट्रा और इंटर पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन के द्वारा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, रेफर्स टू रेगुलर रिकरिंग अरेंजमेंट होती है ये इन स्पेस ऑफ एडजेसेंट अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड का के एडजेसेंट के बीच में जो स्पेस होता है वहां उनके रेसिड्यूज के बीच में बेसिकली एक पॉलीपेप्टाइड चेन में इट इज मेंटेन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से ये मेंटेन की जाती है बिटवीन अमाइड हाइड्रोजन एंड कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ पेप्टाइड बैकबोन। मेजर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है इसका अल्फा हेलिक्स होता है और अल्फा स्ट्रक्चर ही होते हैं, तो अल्फा हेलिक्स इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इनरमियस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज ड्यू मेनली ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ, क्या पूछा गया, जो इतनी मतलब वास्ट डाइवर्सिटी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में देखी जाती है इज ड्यू मेनली टू द डाइवर्सिटी ऑफ, क्या रीजन है इसका, किसकी मतलब कि मेन रीजन इसका क्या है, क्यों इस वजह से ऐसा है। सी करेक्ट ऑप्शन है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस विद इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक है। देर आर, अगर मैं बात करूं कि 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, दीज कैन बी अरेंज, इनको हम डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में एक डाइवर्स एरा ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, डाइवर्स एरा ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इनर्मियस डाइवर्सिटी की बात कर रखी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आप इनको याद रखें, जीन्स आर पैक्ड इनटू अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय, जीन्स जो है वो एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम में पैक्ड है बाय, किसके द्वारा, किसकी मदद से जो है वो एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम में पैक्ड रहते हैं जीन्स। तो यहाँ पे हमारे पास हिस्टोन नहीं होता, हिस्टोन तो डीएनए के अराउंड कोइल्ड होता है। बेसिक प्रोटीन बिल्कुल ठीक है, एसिडिक प्रोटीन नहीं होंगे। एक्टिन, एक्टिन और मायोसिन ये दो टर्म होती हैं सॉरी, एक्टिन और मायोसिन ये दो टर्म होती है जिनको हम किस में पढ़ते हैं, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन वाले चैप्टर में, इनका यहाँ पे कोई रोल नहीं होता जीन्स वगैरह में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसका बी आएगा। बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम होते हैं और जो न्यूक्लियोइड होते हैं वो कैसे होते हैं, नेकेड डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। जब बैक्टीरियल डीएनए की जब मैं बात करती हूँ तो वो कैसा होता है, फोल्डेड होता है, किसकी मदद से, आरएनए की मदद से वो कैसा होता है, फोल्डेड होता है, जो कि एक सुपर कोइल्ड सर्कुलर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। कोइलिंग जो होती है ये स्टेबलाइज्ड होती है किसकी मदद से, नॉन हिस्टोनिक पॉलीअमाइंस और एक नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक डीएनए जो है, अगर देखो दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये जब हम वो अपना डीएनए पैकेजिंग, वो कौन सा चैप्टर है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है आई गेस हमारे पास चैप्टर, उस चैप्टर में ये चीज़ें मैं आपको बेटर समझा पाऊंगी, क्योंकि वो चैप्टर ऑल अबाउट डीएनए पैकेजिंग हिस्टोन वगैरह इसके रिगार्डिंग है, यूकैरियोटिक डीएनए प्रोकैरियोटिक इस चीज़ के बारे में स्पेसिफिक, तो वहाँ पे हम देखो स्पेसिफिक चीज़ें तो हम जो है स्पेसिफिक चैप्टर में ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो कोइलिंग होती है ये स्टेबलाइज होती है किसकी मदद से, मैंने बताया था नॉन हिस्टोनिक पॉलीएमाइज, जो हम वहाँ पे पढ़ते हैं, एक नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए की मैं बात करूँ, ये किससे एसोसिएटेड होता है, हिस्टोन के प्रोटीन से, जो कि किस में मदद करते हैं, इन इट्स कोइलिंग टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। कोइलिंग में मदद क्यों करते हैं, ताकि ये आगे क्या बना सके, क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्मेशन कर सके। और मैं आपको बता दूं क्रोमेटिन फाइबर जो है ऐसे बीड्स, जैसे बीड्स होना, मतलब कि स्ट्रिंग ऐसे कुछ दिखाई पड़ते थे, ये बीड्स हो गए ना एक स्ट्रिंग पे, ऐसे ऐसे दिखते हैं क्रोमेटिन फाइबर, आगे चल के मतलब ऐसे इनकी फॉर्मेशन होती है, उस चैप्टर में देखेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है एनिमल सेल में, ये सारा ही रेज हो गया, एक मिनट, ये एक मिनट, इसकी वर्किंग थोड़ा सा वर्किंग में हिंड्रेंस आ गया है।
तो यहीं से हमारे पास कुछ 7-8 क्वेश्चन रहते हैं, यहीं से हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अभी मेरे को ये फिनिश यहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक मुझे दोबारा से इसको ऐप को चलाना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।